नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज दो इशू पे डिस्कशन करेंगे। आज तारीख है 21, जो दो इशू डिस्कशन करेंगे। जो डॉक्टर ए श्रीनिवासन परमाणु जो ऊर्जा कार्यक्रम में भूमिका निभाई, उनका आज देहांत हो गया। और दूसरा, उन्हीं के संदर्भ में डॉक्टर होमी जागिर बाबा के बारे में, जिसको न्यूक्लियर विजनरी के नाम से जाना जाता है। कहीं 2023 के मेंस की तरह ऐसा पर्सन आ जाए कि मिल्क मैन या बर्ड मैन के बारे में बताइए, तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूक्लियर विजनरी किसको बोलते हैं, किस वैज्ञानिक को बोलते हैं, ताकि अपना सेकंड पेपर में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है ना, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान और दोनों वैज्ञानिकों कार्य विज्ञान है ना, क्षेत्रों उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में बेसिक दैनिक विज्ञान के बारे में, रेडियोथर्मिता और आइसोटोप, क्योंकि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में ये शब्दावली आती है, उसी के संदर्भ में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए और शानदार आर्टिकल आज डिस्कशन होंगे, जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा आर्टिकल है आरएस मेंस के राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में, क्योंकि पंजाब हरियाणा राजस्थान को पानी देने की जो भाखड़ा ब्यास जो बोर्ड है, उन्होंने अनुमति दिलाई और आज वो पानी दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में लंबे टाइम से हरियाणा पंजाब के बीच में विवाद चल रहा था। अतिरिक्त पानी मांग रहे थे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के पश्चिमी जिले हिसार वाले में संकट आ रहा था, उसी के संदर्भ में। और राजस्थान में पानी आता है यमुना नदी के साइड, जहाँ पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यमुना नदी कैनाल में पानी आता है। वहाँ राजस्थान को भी एक्स्ट्रा पानी देने की मांग की, जिम्मेदारी दी है। अब उसी के संदर्भ में आर्टिकल कोड डिस्कशन करते हैं, जिनका थर्ड पेपर अंतर्राज्यीय जल विवाद के अंदर आते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के कावेरी जल विवाद है ना, सतलज नदी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या है ना, अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत अच्छे आर्टिकल है आज। हम इससे पहले एक कोड डिस्कशन करते हैं। कोड क्या कहते हैं? ये हर महान वैज्ञानिक ने कल्पना की शुरुआत की, और ये हर कल्पना ने विज्ञान को नया रूप दिया। इसी कथन को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझते हैं। जैसे कैसे, देखो, अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी वैज्ञानिक खोज किए, मान लो कोई भी वैज्ञानिक, थॉमस एडिसन ने कोई खोज की मान लो, तो पहले उन्होंने सोचा होगा लाइट कैसे आएगी, हैं, पहले उन्होंने सोचा होगा अंधेरे में रोशनी बदला जा सकता है, क्या आज उजाला ला सकता है, तो क्या है, सोचा। पहले उन्होंने क्या सोच विकसित की, क्या की, सोच विकसित, याद रखना। उसके बाद सोच ने एक विचार कल्पना किया, क्या एक विचार बनाया कि मैं क्या ऐसी कोई बना सकता हूँ, तो विचार आया। फिर क्या क्या, फिर उन्होंने पहले कोई सवाल सोचते क्या ऐसा क्या, फिर उसी जो सोचा और फिर विचार किया, उस विचार पे प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद जो सक्सेस जो आज उसी को अपन विज्ञान वैज्ञानिक कहते हैं। उसी के संदर्भ अपने जीवन को देख लो, आप में से देख लो, कोई आरएस का तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था कॉलेज लेवल में या 12वीं पास के बाद में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया, उन्होंने सोचा कि क्या मैं आरएस या आईएएस कलेक्टर बन सकता हूँ, एसडीएम बन सकता हूँ। विचार आया आपके मन में, क्या आया, विचार आया, खोज की आपने, कल्पना की, थॉट्स है ना, हाइपोथेटिकल सोचा आपने, काल्पनिक किया। मान लीजिए फिर आपने सोचा, फिर आपने कल्पना की, शांत आरएस बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, तो आप आरएस बनने की बात की। फिर आगे क्या, आपने जिज्ञासा आई, सिलेबस देखा, प्रश्न पत्र देखा, आपने उठाया, फिर आपने क्या किया, प्रयोग किया, इस सिलेबस का प्रयोग किया। कैसे, आरएस के जो पेपर आए हैं उसी पे आपने सिलेबस देखा, उसका प्रयोग किया। क्या आरएस में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन जाता है या पास में रहता, तो आपने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद फिर एग्जाम में आपने तैयारी की और आप आरएस बन गए। तो इसका सिद्धांत तय हो गया कि विचार, कल्पना, तर्क है, प्रयोग, साक्ष्य, वास्तविकता आधार पे अपन कहते हैं। तो जैसे ही अपने वैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिकों ने सोचा, कल्पना की, उसी के संदर्भ में अपन ने भी एक बात व्यावहारिक जीवन में उतारी, ताकि क्या है कि जीवन में ऐसे लिखने में आए, कहीं कोट लिखना पड़े तो आप इस तरह लिखे। क्या लिखे, हर महान वैज्ञानिक ने कल्पना से शुरुआत की और हर कल्पना ने विज्ञान का नया रूप दिया। इसी कथन को सरल प्रभावशाली, जैसे उदाहरण से समझते, जैसे गैलीलियो की कल्पना कीजिए, है ना, क्या करते, पहला उदाहरण दे लेना तो क्या दिया, गैलीलियो का, क्या लियो, गैलीलियो का उदाहरण देना। फिर थॉमस एडिसन, बल्ब की खोज की, है ना, खगोल विज्ञान गैलीलियो ने कहा। डॉक्टर होमी जागिर बाबा में आज पढ़ेंगे अपन, है ना, पहले विचार आया होगा, फिर तो तभी परमाणु ऊर्जा का आज बहुत बड़ा मिशन के रूप में विकसित हुआ, है ना। तो इसी तरह अपन पढ़ेंगे, विज्ञान केवल प्रयोगशाला मशीन खेल नहीं है, ये क्या है, एक वैज्ञानिक कल्पना शुरुआत की, हर कल्पना ने विज्ञान को नया रूप दिया। इसी कथन को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझते और इसी को अपना दैनिक जीवन में उतारें, ताकि पूरा दिन जोश रहे, अपना पढ़ने की हिम्मत आए और मोटिवेशन मिलता। चलते हैं आगे एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम अपना परमाणु जो कार्यक्रम ऊर्जा, डॉक्टर श्रीनिवासन का देहांत हो गया आज,
ठीक है ना, उसी के संदर्भ में आज आर्टिकल आया है, उसी के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। और दूसरा ये वैज्ञानिक हैं जो खगोल विज्ञान कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान सिद्धांत की खोज की और बिग ब्रह्मांड सिद्धांत की थ्योरी में चुनौती दी थी, उनका नाम है प्रोफेसर जयंत नार्लिकर। 86 एज के हो गए, उनका भी आज पुणे में निधन। दोनों वैज्ञानिक महान हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुख वैज्ञानिक भारत के रूप में 1959 और 1996 के तहत कार्यरत। अपन आगे इस संस्था के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान है। परमाणु रिएक्टर की स्थापना, डिजाइन, अनुसंधान में बहुत भूमिका है। और स्वदेशी रिएक्टर अप्सरा और ध्रुव के बारे में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, विभूषण जैसे। और जयंत नार्लिकर जो खगोलीय विज्ञान जनक है, उनका भी आज जयंती है, तो आपको ये याद रखना। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये वैज्ञानिक जो श्रीनिवासन है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि इनका क्या क्या भूमिका रही है। अपन पढ़ते हैं इनके बारे में, श्रीनिवासन के बारे में, कि ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके। पहला पॉइंट, किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, ये याद रखना, पहला पॉइंट फैक्ट लिखना। उन्होंने भारत में कई सरकार पद्म, है ना, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजी गए। परमाणु ऊर्जा में इनका योगदान क्या है? परमाणु ऊर्जा में क्या योगदान है ना, आपको याद रखना क्या है परमाणु ऊर्जा में क्या योगदान है। पहला पॉइंट, क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, जैसे नियोजन विस्तार, है ना, इन्होंने नियोजन का विस्तार किया। कैसे? कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। नंबर दूसरा, PHWR मतलब समझ गए क्या है? प्रेशराइज हैवी जल विद्युत उत्पादन करते समय परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में काम करते हैं, तकनीक है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक को स्वदेशी विकास में भूमिका विकास की। पहले दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा, 3 स्टेज जो होता है ना, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है। होमी जागीर बाबा के 3 परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। जब 1966 में आल्पस पर्वत के अंदर जब डॉक्टर होमी जागीर बाबा की डेथ हुई, उनके बाद इन्होंने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। क्या नाम था? 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है। अब इन्होंने प्रमुख पद संस्थान है कौन कौन से श्रीनिवासन के साथ में? भाभा एटॉमिक पार्क, याद रखना, क्या रखना? भाभा एटॉमिक एनर्जी, याद रखना। दूसरा, चेयरमैन बने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL, याद रखना। फिर IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या करती है? किसी भी देश में अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट परीक्षण हो रहा है, उसके पर कंट्रोल किया जाता है, निगरानी रखी जाती है उस, क्योंकि उस देश में अगर परमाणु किसी आतंकवादी को हाथ में लग गए तो पूरा विश्व में तबाही हो जाती है। इसी के संदर्भ में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसके भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना, उसी के संदर्भ में ये है। प्रमुख उपलब्धि, भारत के स्वदेशी रिएक्टर कार्यक्रम मजबूती दी। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूपरेखा योगदान जैसे कार्यक्रम में अपना भागीदारी निभाई। उनका दृष्टिकोण था, अगर विज्ञान के दृष्टिकोण की बात करें, इनके श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा को स्वस्थ, सस्ती और दीर्घकालीन ऊर्जा का समाधान माना था। परमाणु ऊर्जा को इन्होंने स्वस्थ, सस्ती और दीर्घकालीन ऊर्जा के रूप में काम किया था। इन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, सिक्योरिटी, देश की आत्मनिर्भरता को जोड़ा और उन्होंने फॉसिल फ्यूल निर्भरता कम करने की आवश्यकता को बताया। अपन उनके पढ़े कि भाई स्वदेशी रिएक्टर है जो कौन से हैं? अप्सरा और ध्रुव, इनके दोनों के बारे में पढ़ते ताकि कोई क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं हो। अप्सरा और ध्रुव याद रखना। देखो अप्सरा के बारे में ये 1956 में, और ये कब हुआ? 1985 में। दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बार्क में। दोनों का अनुसंधान कहाँ पर है? बार्क में, ठीक है। बार्क मतलब बाबा होमी जागीर सेंटर, याद रखना ये बात, बार्क है ना, बम्बई में स्थित है। नंबर दूसरा पॉइंट, परमाणु रिएक्टर के परमाणु की बात करें, ये अनुसंधान रिएक्टर है, दोनों अनुसंधान रिएक्टर है। हैवी वाटर मॉडरेट के रूप में आते हैं ना, अनुसंधान रिएक्टर वाटर है दोनों। नियंत्रण ईंधन क्या करता है? देखो अप्सरा में और ध्रुव ईंधन, देखो ये है यूरेनियम हाईली इंक्रीड करता है और ये प्राकृतिक यूरेनियम पे आधारित है। उद्देश्य क्या है इसका? दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य अनुसंधान, रेडियो आइसोटोप उत्पादन परीक्षण करना और रेडियो आइसोटोप उत्पादन, प्लूटोनियम के उत्पादन। अपन आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। भारत का पहला अनुसंधान है, भारत का सबसे शक्तिशाली अनुसंधान किसको बोलते हैं? इसको। दोनों का राष्ट्रीय महत्व क्या है? याद रखना, राष्ट्रीय महत्व शांतिपूर्ण उपयोग अनुसंधान, आधारशिला, रक्षा अनुसंधान की भूमिका है, ठीक है ना। अब आइसोटोप के बारे में पढ़ते हैं। भाई आइसोटोप आया है, आइसोटोप क्या होता है? एग्जाम में अपना सामान्य विज्ञान के अंदर दे रखा है, तो आपको इस आइसोटोप के बारे में भी याद रखना। 2 नंबर कहीं प्रश्न बने तो उसी के संदर्भ में अपन को याद रखना है, ताकि कोई एग्जाम में
आए तो गलत ना हो प्रश्न, है ना। आगे चलते हैं। हाँ ये रहा, आगे चलते हैं। क्या है वही प्रश्न, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है। ये देखो बेसिक, 3 भाई होते हैं अपने घर में, 3 भाई है। क्या है, 3 भाई मान लो, तीनों के भाई की, तीनों की शक्ल मिलती है, शक्ल मिलती है ना, लेकिन इन तीनों का वजन परिवार से अलग अलग होता है। 3 भाई है, आइसोटोप समझा रहा हूँ, याद रखना, समस्थानिक बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं समस्थानिक, याद रखना, दैनिक विज्ञान में अपने जीवन में है। आइसोटोप भी एक तत्व है, लेकिन अंदर की न्यूट्रॉन की संख्या बार बार थोड़ी बाहर अलग, जैसे 3 भाइयों का वजन अलग अलग है, शक्ल तो सेम मिलती है, ठीक उसी तरह आइसोटोप में क्या होता है कि आइसोटोप एक ही तत्व है, कोई एक तत्व है, याद रखना, लेकिन अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कारण थोड़ी भारी हल्की हो जाती है। आई समझ में बात। जैसे एक तत्व परमाणु की प्रोटॉन की संख्या समान होती है, मान लो कोई प्रोटीन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, तब उन्हें आइसोटोप कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या तो समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने की वजह से इनको आइसोटोप कहते हैं। ये बेसिक शब्दावली आपको याद रखनी है, प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण इसको आइसोटोप कहते हैं। अब आइसोटोप का उपयोग कहाँ होता है, जीवन शैली में अपना उपयोग कहाँ होता है। आइसोटोप का उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में, पहला याद रखना, चिकित्सा क्षेत्र में, याद रखना, चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ, कोबाल्ट 60, है ना, आयोडीन 131, कैंसर के इलाज में, थायराइड के इलाज के लिए। नंबर दूसरा उपयोग कहाँ उसका, एग्रीकल्चर में। कहाँ पे आइसोटोप का, एग्रीकल्चर में। कहाँ पे, एग्रीकल्चर में, जैसे फास्फोरस 32 और कार्बन जीवाश्म ईंधन की अध्ययन करने के लिए, पौधों की वृद्धि, खाद्य स्वरूप परीक्षण के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर के रूप में पौधों की वृद्धि और परीक्षण कहाँ पे, फास्फोरस 32, कार्बन 14, तीसरा पॉइंट याद रखना, चिकित्सा हो गया। और कृषि के क्षेत्र में होगा उद्योग, कहाँ पे, उद्योग, उद्योग में क्या होता है, याद करना, उद्योग, चौथा तीसरा पॉइंट, उद्योग में ट्रीटियम और सीजीनियम, इनकी 136, ट्रीटियम और सीजियम 136, कहाँ पे, पाइपलाइन, है ना, पाइपलाइन लीक होती है वहाँ पे पता करना, डिटेक्शन, मोटाई मापने के लिए आइसोटोप का काम करना। अनुसंधान क्या है, अनुसंधान, अनुसंधान में ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ये आइसोटोप है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है, परमाणु रिएक्शन अध्ययन के लिए। पुरातत्व कार्बन, ये इसका कार्बन 14 है, ये पुरातत्व अध्ययन के लिए, जो जीवाश्म में पुरानी वस्तुओं का आदान प्रदान। अब ये मोटा मोटा आपको याद रखना, चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ होता है, कैंसर इलाज, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 में। फिर एक कृषि में पौधों की वृद्धि और खाद्य परीक्षण में उपयोग होता है, जिसका आइसोटोप है फास्फोरस 32, कार्बन 14। अनुसंधान में ड्यूटेरियम ट्रीटियम परमाणु रिएक्शन अध्ययन के लिए, उद्योग के लिए ट्रीटियम सीजियम 137 के रूप में याद रखना, और कार्बन 14 जो आइसोटोप है उनका जीवाश्म पुरानी वस्तुओं को आयु के लिए। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर होमी जागीर भाभा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, डॉक्टर होमी जागीर जो भाभा के बारे में पढ़ते हैं। होमी जागीर भाभा की न्यूक्लियर जो विजनरी कहा जाता है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर विजनरी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था, न्यूक्लियर विजनरी साहब का जन्म कहाँ हुआ था, बम्बई में। कब हुआ था, 1909 में, याद रखना। फिर उनकी 1967 के अंदर डेथ हो गई, कहाँ पर, आल्प्स पर्वत है, कहाँ पे है आल्प्स पर्वत, याद करो, कहाँ पे है, मध्य यूरोप के अंदर, है ना, यूरोप में क्षेत्र में है, वहाँ पर माउंट ब्लांक करके एक बहुत बड़ी चोटी है, वहाँ पे एरोप्लेन क्रैश होने से डेथ हो गई थी। अब मान लो आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आल्प्स पर्वत का है, आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे बड़ा है, क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। प्राकृतिक सुंदरता में, स्कीइंग, पर्यावरण महत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहाँ पे, आल्प्स पर्वत, जहाँ पे होमी जागीर भाभा की डेथ हुई 1967 के अंदर। और ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी, या फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में फैला। आल्प्स पर्वत की और एक खास बात क्या रखनी याद, आल्प्स पर्वत ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक के, जिसकी ऊंचाई है 4810 मीटर की ऊंचाई पर है। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे यूरोपीय नदियों में राइन, रोना, पो, डैन्यूब सरोवर नदी पानी में आती है। मौसम ठंडा रहता है लेकिन ग्लेशियर पिघल जाती है। तो आपको होमी जागीर भाभा के साथ साथ मैंने आल्प्स पर्वत समझाया, यूरोप का है, माउंट ब्लांक सबसे छोटी है, 4810 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसमें आल्प्स पर्वत यूरोप की प्रमुख नदियाँ निकलती है, राइन, रोना, पो, डैन्यूब का स्रोत भी है। यहाँ मौसम ठंडा होता है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, है ना, इतनी को झेलते हैं। अब होमी जागीर भाभा के बारे में पढ़ लिया।
इसको परमाणु पुरुष या फादर क्या बोलते हैं, होमी जागिर को। बम्बई में जन्म हुआ, विमान की दुर्घटना या आल्पस पर्वत के आस हुई। उपाधि भारत का परमाणु पुरुष या फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, क्या बोला, फादर ऑफ न्यूक्लियर, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो विजनरी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं कि कौन इनके देखो शिक्षा कहाँ हुई, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, मैकेनिकल के रूप में, इंजीनियरिंग फिजिक्स के रूप में हुई, क्वांटम फिजिक्स और गहन रूसी विकसित वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में, कॉस्मिक किरणों और क्वांटम सिद्धांत। देखो कॉस्मिक किरणें होते हैं ना, वो ब्राह्मण सिद्धांत जो जन्म होता है ना, उसी के संदर्भ में क्वांटम से छोटे छोटे सूक्ष्म कणों की सिद्धांतों की बात करते हैं। बाबा स्केटिंग ये उपलब्धि है, इलेक्ट्रिकल और पॉजिट्रॉन की टकराव की प्रक्रिया को विश्लेषण करता है, क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमाणु की ये बात करते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, संस्थानों की स्थापना की बात की जाए, संस्थानों की स्थापना की बात की जाए तो उसमें आता है टाटा इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल रिसर्च, है ना। क्या टाटा इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल ऑफ रिसर्च 1945 में उन्होंने संस्था की थी। इनका काम क्या है, इनका काम ये होता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मजबूत आधार तैयार करना। कोई भी मान लो कोई वैज्ञानिक स्ट्रक्चर तैयार करना है तो मजबूत आधार तैयार करना। युवा वैज्ञानिक और रिसर्च का केंद्र, इसको बोलते हैं युवा, याद रखना, युवा वैज्ञानिकों का रिसर्च केंद्र बोलते हैं किसको, टाटा को। टाटा इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल रिसर्च 1945 में किसके द्वारा, डॉक्टर होमी जागिर बाबा के द्वारा। और ये इसरो का भारत के वैज्ञानिक हैं जितने भी यहाँ पे रिसर्च की नींव की जुड़ी हुई पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। अब दूसरा है बार्क, क्या है बार्क, बार्क है ना 1966 में जब देहांत हो गया था ना, उससे पहले इनका नाम था ये AEET ऑटोमिक एनर्जी स्टेबिलिटी ट्रोम्बो के सेंटर में। उसके बाद इनका देहांत होने के बाद श्रीनिवासन जो पदभार संभाला था तब इनका नाम, ये नाम रखा क्या, बार्क, बाबा के नाम से रखा, बाबा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर नाम रखा। उससे पहले था AEET मतलब एटॉमिक एनर्जी स्टेबिलिटी ट्रोम्बो सेंटर है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में एक तो आप याद रखना TIFR, बार्क जैसी संस्थाओं को विकास किया। अब ये परमाणु ऊर्जा संस्थान जो विकास करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बम्बई में स्थित है ये, और यहाँ पे रेडियो क्या होता है, रेडियो आइसोटोप, मैंने आपको समझाया था, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, कहाँ पर उपयोग होता है ये आपको मैंने पूरा समझाया। आइसोटोप परमाणु बिजली के चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ विकसित हैं, जैसे कोबाल्ट 60, क्या है कोबाल्ट 60, याद रखना, है ना। ये कहाँ पे बार्क में विकसित किया गया है। अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। जो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, है ना, जो 3 स्टेज जो प्रोग्राम था वो आपने बताया ना, प्राकृतिक यूरेनियम बिजली, प्लूटोनियम का प्रयोग, थोरियम बिजली आदि में। डॉक्टर होमी जागिर संस्थापक थे इसके, और अप्सरा भारतीय पहला परमाणु रिएक्टर स्वदेशी था। वैज्ञानिक कार्य, रेडियो आइसोटोप रिएक्टर डिजाइन आदि के बारे में बात करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भूमिका बात की 1938 में, कब 1938 के माने भारत सरकार एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना भाभा ने इसकी की। उन्होंने भारत के 3 त्रिस्तरीय प्रोग्राम के रूप में तैयार की, किसने, होमी जागिर बाबा ने। कौन कौन सी, थोरियम आधारित, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर। अब इसमें बारे में पढ़ते हैं, थोरियम और यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं हो। ज्योग्राफी के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस साइंस के टेक्नोलॉजी के रूप में भी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, थोरियम और यूरेनियम के बारे में। यही आता है आर्टिकल का मकसद होता है, वो नहीं होता है पूरा ज्ञान देना, नहीं। आर्टिकल का होता है एडिटोरियल डिस्कशन लिंकेज करते हुए पढ़े ताकि घंटों की पढ़ाई कम मिनटों में पूरी हो जाए। तो ये होता है एडिटोरियल डिस्कशन। अब होता है यूरेनियम और एक होता है थोरियम, इसका ये प्रतीक नाम है। यूरेनियम को 238 है ना, 235 U के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर थोरियम को 232, है ना, याद रखना 232 प्राकृतिक समस्थान जो आइसोटोप बोलते हैं, जो है ना आइसोटोप, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग, इनका प्रयोग कहाँ कहते हैं ना, तो इसी के संदर्भ में ये बात हो रही है। प्राकृतिक उपलब्धता बहुत कम मात्रा में, यूरेनियम भारत में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, थोरियम भारत में बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए बिजली उत्पादन करना, परमाणु रिएक्टर में प्रयोग करना आसान होता है। भारत के मुख्य स्थान जैसे यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, झारखंड, कहाँ पे यूरेनियम, झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलता है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, याद रखना ज्योग्राफी के संदर्भ में। और थोरियम कहाँ मिलता है, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा के में, है ना, याद रखना थोरियम केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में। ऊर्जा उत्पादन में सीधे नाभिक विखंडन कौन सा होता है, U235, कौन सा, U235, ये याद रखना, U235, है ना, याद रखना। अब आगे चलते हैं, क्या है
U235 किसका है? यूरेनियम का। 232 किसका? थोरियम का। सुरक्षा की रेडियोथर्मी, कम रेडियोथर्मी, देखो सुरक्षा के दर में यू रेडियोथर्मी अधिक है और ये कम, थोरियम की रेडियोथर्मी सुरक्षित कम है। भारत की स्थिति सीमित भंडार है थोरियम में, इसीलिए इसको आयात निर्भर करता है और विशाल भंडार मिलता है। दुनिया में तीसरे नंबर पे है थोरियम, भारत में कितना? दुनिया में तीसरा नंबर है। रिएक्टर का प्रयोग करने के लिए काम आता है। जब वो कहता है ना ये एडवांस थोरियम फैक्टर, तो इन्हीं तीसरी बात कर रहा है कि आने वाले समय थोरियम के आधार पर एडवांस हेवी वाटर का रिएक्टर किया जाएगा, है ना, ये इसका नाम है। वर्तमान में परमाणु ईंधन थोरियम भविष्य के परमाणु ईंधन, है ना। संक्षेप में याद रखें, अगर यूरेनियम तो पहाड़ों में मिलता है, कहाँ पे? पहाड़ों में, जैसे झारखंड, है ना, झारखंड, आंध्र प्रदेश। और थोरियम हमेशा तट के समीप, तट जैसे उड़ीसा तट हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, केरल तट हो गया, तमिलनाडु, तीनों तट है ना, समुद्र के तट, इसलिए थोरियम वहाँ पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? थोरियम पढ़ लिया अपन, आइसोटोप पढ़ लिया, आगे चलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के अंदर ये वापस आई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना सक्रिय रूप से, जिसके श्रीनिवासन ने प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, है ना, जो अभी डेथ हुई हाल ही में। परिवार विरासत में न्यूक्लियर विजनरी के नाम जाने जाते हैं और होमी जाकिर बाबा की याद में आज भी अपना सम्मान पुरस्कार देता है। 12/1956 में कहाँ पे? बम्बई में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। भाभा स्केटिंग, भाभा फेलोशिप 1966 भारत सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब चलते हैं, 1956 में भाभा की स्थापना हुई थी, याद रखना। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब रेडियोथर्मिता के बारे में पढ़े अपने एग्जाम्पल में, सीधा इंपॉर्टेंट। अब रेडियोथर्मी पढ़ते हैं। रेडियोथर्मी क्या होता है? अपन रेडियोथर्मी के बारे में पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं हुआ, क्या ना हुआ, गलत नहीं हुआ। अब रेडियोथर्मिता बारे में पढ़े। देखो रेडियोथर्मिता एक प्रकार क्या होती है? एक गैर, देखो रेडियो याद रखना, दो पार्ट में याद रखना। एक तो रेडियो याद रखना, एक तो है रेडियो, क्या है? रेडियो। एक है थर्मामेट्री। ये दो शब्द मिलकर एक रेडियो थर्मिता बन रहा है। अब रेडियो में क्या होता है कि रेडियो माइक्रो एवं विक्रम, ये टेक्नोलॉजी पे माइक्रो, जैसे माइक्रो, है ना, याद रखना, ये रेडियो जैसे टेक्नोलॉजी जो काम करते हैं विकिरण से जुड़ा होता है, क्या है? रेडियो वेव और माइक्रोवेव विकिरण से जुड़ा होता है। थर्मामीटर क्या होता है? तापमान की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? तापमान की प्रक्रिया। अब इसका काम क्या है भाई? ये टॉपिक डिस्कशन क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब देखो रेडियोथर्मिता परिभाषा रूप में याद रखना, रेडियोथर्मिता एक प्रकार की गैर संपर्क तापमान विधि है। क्या है? गैर विधि संपर्क तापमान विधि है। ये कोई तापमान संपर्क विधि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रेडियोथर्मी एक प्रकार की गैर संपर्क, ये कोई टेम्परेचर के तापमान जो धूप के आधार पर काम नहीं करती है। ये किसी वस्तु या जीवित शरीर या उत्सर्जित प्राकृतिक माइक्रो विकिरण का विश्लेषण करती है। अपने शरीर, मान लो बुखार आया आपको, क्या आया? चिकित्सा क्षेत्र में बुखार आया, तो बुखार का आपको टेस्ट करने के लिए रेडियोथर्मिता का उपयोग किया जाता है ना। तो इसी के संदर्भ में ये आपको बात याद रखनी। अब आगे चलते, ये काम कैसे करती है? रेडियोथर्मिता काम कैसे करती है? देखो इसका 0 केल्विन के ऊपर होता है, 0 केल्विन के ऊपर होता है, केल्विन 0 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर, इसका तापमान होता है और किसी वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करती है, विकिरण उत्सर्जन पर विकिरण नहीं करती है, याद रखना। दूसरा स्टेप कैसे काम करती है? पहले 0 केल्विन, दूसरे स्टेप में जाते हैं तो अपन आता है रेडियो थर्मामीटर, ये याद रखना। इन विकिरणों को पकड़ता है, ये 0 केल्विन तापमान को रेडियो थर्मामीटर के विकिरण को पकड़ता है। उसके बाद पकड़ने के बाद तीव्रता और आवर्ती मतलब इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के आधार पर वस्तु का तापमान का आकलन किया जाता है। तो आपको 0 केल्विन के आधार पर याद रखना। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको रेडियो थर्मामीटर को कैप्चर करने के बाद ये तीव्रता, इंटेंसिटी और आवर्ती के आधार पर तापमान का आकलन करता है, जैसे बुखार आता है तब, है ना। तो आगे चलते हैं। अब रेडियोथर्मिता का उपयोग क्या है? अपन ये आपने सामने लिखा ना, उपयोग क्या है? रेडियोथर्मिता का उपयोग क्या है उपयोग? मोटा मोटा उपयोग समझते हैं कि मान लो ये संपर्क की आवश्यकता नहीं है। इसको पहली बात तो ये रेडियोथर्मिता के जो उपयोग हैं चिकित्सा क्षेत्र में, शरीर के तापमान बिना स्पर्श माप, बुखार, है ना, सर्जन, संक्रमण जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को जांचना, मौसम विज्ञान, धरती महासागर तापमान, उपग्रह जानना, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट अंतरिक्ष विज्ञानों के संदर्भ में, तीसरा पॉइंट क्या है? जो अंतरिक्ष विज्ञान है, तारा, आकाशगंगा, दूरस्थ तापमान, ब्रह्मांडीय शोध संदर्भ ये काम आता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, उस तापमान वाले वस्तु जैसे स्टील, भट्टी, है ना, कोर्स, ताप, सुरक्षा आदि में काम करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, जैविक ऊतक, प्रयोगशाला,
स्तरीय पर्यावरणीय बदलावों को संवेदन में काम करता है। कहाँ पर? चिकित्सा, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान में काम करता है। जैसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं ऑन इनका, कोविड-19 अपन आया था। कोविड-19 क्या आया था? कोविड-19 जब आया था, क्या आया था? कोविड-19। तब कोविड-19 आया था, उस समय एयरपोर्ट पे जो जांच हो रही थी बाहर से विदेश आने वाले, उस समय इसका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा था, वो रेडियोथर्मिता का ही उदाहरण है। इनसैट जो उपग्रह समुद्र की सतह पर तापमान रेडियोथर्मिक तकनीक से मापते हैं। इनसैट जैसे उपग्रह समुद्र की सतह के तापमान पर मापने का काम करते हैं। कोविड-19 के जब स्क्रीनिंग हो रही थी थर्मामीटर पे, वही एग्जाम्पल था रेडियोथर्मिता का उदाहरण देखना। रेडियोथर्मिता और पारंपरिक थर्मामीटर उधर याद रखना। रेडियोथर्मिता और पारंपरिक उदाहरण की बात की जाए तो दो आपको याद रखना। कौन क्या याद रखना? देखो, यहाँ तो है रेडियोथर्मिता और ये पारंपरिक थर्मामीटर। यहाँ पे टेम्परेचर होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर का होना जरूरी है। ये संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है, यहाँ मध्यम होती है। उपयोग की सीमा यहाँ पे अंतरिक्ष, जीवन उत्तक, दूरस्थ स्थान जैसे इनसैट उपग्रह को समुद्र की सतह से रेडियोथर्मी का तकनीक मापता है ना। यहाँ पे सामान्य वातावरण की काम होता है। कहाँ पे? पारंपरिक थर्मामीटर। तो आपको ये बेसिक बातें याद की। अब आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा राजस्थान जियोग्राफी के साथ भारत की जियोग्राफी नदी के संबंधित में आपको पढ़ेंगे। और तीसरा है कि राजस्थान कृषि संकट जैसे कि समा पढ़ेंगे, अपन रिलेटेड पेपर करते हैं। पंजाब हरियाणा के राजस्थान की मुद्दा ये हुआ कि शुरुआत में जब अभी क्या है कि मई का महीना चल रहा है, और महीने में हर बार क्या होता है, पंजाब में पेड़ी की खेती होती है। क्या होती है? पेड़ी की खेती होती है, धान की खेती। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा होती है। तो पंजाब को हरियाणा के हाल ही भाखड़ा नागल परियोजना 8500 क्यूबिक पानी की मांग की है। हरियाणा कह रहा है कि इस बार हमारा पश्चिमी हरियाणा के अंदर हिसार जिलों में पानी का संकट आ रहा है, तो आप क्या करो, पानी हमें ज़्यादा दो। कितना? 8500 क्यूबिक। जबकि हरियाणा को दे रखा, पहले से डिसाइड कर रखा है, वो है 4500 क्यूसेक अधिक मीटर। जबकि पूरा भाखड़ा नांगल बांध है, टोटल उसका पानी है 11,700 क्यूसेक मीटर का ही है। लेकिन उनमें से 3,000 क्यूसेक मीटर तो खुद को मई के महीने में किसको चाहिए? पंजाब को खुद को चाहिए। लेकिन आप पानी खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी पानी उसको ज़रूरत होती तो पानी नहीं देता। उस पानी को निपटारा करने के संदर्भ में आज के संदर्भ में क्या हो गया है कि पिछले 21 वर्षों में हरियाणा का आरोप है कि पंजाब ने पिछले 21 वर्षों में 22.68% पानी एक्स्ट्रा खर्च किया, जबकि दोनों की सहमति से पानी लिया जाता है। अब पंजाब ने बोला कि टोटली 11,000 टोटल कैपेसिटी है। कितनी है? 11,700 क्यूसेक कैपेसिटी है। फिर भी आपने 3,000 क्यूसेक सेंटर की, तो पंजाब खुद को आवश्यकता है। अगर पेड़ी खेती होती है तो पानी ज़्यादा जाती है, पेड़ी में धान चावल गेहूँ की खेती में, तो फिर हमारा पानी नहीं रहेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो और ज़्यादा संकट हो जाए। इसी के संदर्भ में दोनों के बीच में विवाद चला। इन दोनों के बीच में भाखड़ा बांध और ब्यास बोर्ड बना हुआ है। उन्हीं से संदर्भ में आज एक आर्टिकल आया है जो वो अपने दोनों को मध्यस्थता करवा के पानी दिलाया गया। अब पानी किसको दिया? राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को। जैसे स्थान नांगल डैम, भाखड़ा बांध प्रबंधन BBMB, तीनों राज्यों के आज सर्कल के अनुसार पानी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बात स्वीकार की, अधिकारी रूप में आज वहाँ उपस्थित होंगे। अपन पढ़ते हैं भाखड़ा नागल बांध में। किसका? भाखड़ा नागल बांध के बारे में पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध क्या कहता है और इसका मकसद क्या है भाखड़ा नागल बांध का, है ना। अब देखो, भाखड़ा नागल बांध पूरा है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बैठते हैं, याद रखना। कब है? भाखड़ा बोर्ड, याद रखना पहला पॉइंट। ये 1966 में बना। कब बना? 1966 में। इनका उद्देश्य है भाखड़ा बांध, जो ब्यास नदी है, भाखड़ा बांध तो देखो सतलज नदी पे, कहाँ पर है? सतलज नदी पे, याद रखना। और जो ब्यास नदी पे है वो है नांगल डैम। कौन सा है? नांगल डैम। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ये दोनों सिंधु की सहायक नदी है, अब याद रखना। हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति सिंचाई सुनिश्चित करना, जल विद्युत उत्पादन का संचालन। इसका उद्देश्य क्या है? एक तो पहला पॉइंट है भाखड़ा बांध और ब्यास नदी के जल संसाधनों को समन्वित करना। दूसरा पॉइंट, जल वितरण प्रबंधन को नियंत्रण रखना। तीसरा पॉइंट, ये जल विद्युत उत्पादन का संचालन करना, ये इनका काम है। बांध को जो बनाया वो बाढ़ क्यों बनाया? क्योंकि जल वितरण प्रबंधन करने के लिए, विद्युत उत्पादन की सुविधा देने के लिए, बाढ़ नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है ना। 1966 में बना था। अब मामला आगे चलते हैं। पानी के वितरण की व्यवस्था 21 मई से 31 अगस्त के बीच में पानी छोड़ा गया है। तीनों राज्यों में 17% पानी,
पंजाब को 17% पानी, हरियाणा को 41% और राजस्थान को 42% पानी देने का अनुमति जताई है। आपको ये याद रखना। टोटल 12,000 क्यूबिक से पानी को छोड़ा जाएगा तीनों राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान में 42% पानी आएगा, वो आएगा सतलज कैनाल जो हरियाणा में बनी पंजाब से होते हुए, पंजाब ने अभी तक बना ही नहीं है शायद। सतलज कैनाल नदी से यमुना नदी के अंदर पानी आएगा, वो यमुना नदी के जरिए अपने संबल नदी के सहारे मिलके अपने राजस्थान प्रवेश करता है। तो ये इंदिरा गांधी नहर की योजना के जरिए आता है। अपन आगे पढ़ते हैं। BBM पढ़ लिया, जो 1966 में इनका मकसद है तीनों राज्यों के बीच में जल संसाधन को वितरण को नियंत्रण रखना, विद्युत स्टेशन को नियंत्रण रखना, है ना, इनका मोटा मोटा काम है। 15 मई के पानी को छोड़ने के तकनीकी कारणों से निर्णय नहीं हो पाया तो 21 मई को नया सर्कुलर जारी कर दिया। विपरीत परिस्थितियों में पानी ये निर्णय दे सकता है। जल संकट के बारे में ये बात है। अपन वो आल्पस पर्वत के बारे में पढ़ा था, उसके संदर्भ में पहले अपन ये उसी के संदर्भ में मैंने ये पूरी चोटियाँ दी। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी आर्टिकल हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। देखो अपना काम ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं सतलज नदी। क्या है? सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो हाँ, दूसरा पॉइंट, ये अंतर्राज्यीय जल विवाद आर्टिकल 262 के तहत कि क्या सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों का विवाद होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। देखो आर्टिकल संसद के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका को हस्तक्षेप से बाहर कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में 200 आर्टिकल का प्रयोग करते संसद ने कानून बनाया अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद, जो 1956 के तहत, जो 1956 के नदी के तहत ये काम कर रहा है, जिसका काम है क्या, जल संसाधन जो है उनको प्रोवाइड करवाना, है ना, नदियों के बीच में विवाद को रोकना। ये किसका काम है? जल संसाधन नदी के बारे में बात हो रही है। देखो जल संसाधन नदी 1956 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया, ट्रिब्यूनल बोले इसको, ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना। इनका काम है राज्यों के बीच में राजनीतिक तनाव को कम करना, है ना, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है उनको नियंत्रण में रखना, जल संसाधनों को उपलब्ध करवाना। इसी के संदर्भ में ये निर्णय दिया जाता है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 262 के तहत तो कम हो गई, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 याद रखना ही है, ये अपना पेपर 3 के अंदर है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करता है। ट्रिब्यूनल कार्य कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? अगर मान लो कोई फैसला ट्रिब्यूनल ने 1956 के अधिनियम के तहत एक्ट के तहत उन्होंने ट्रिब्यूनल बोर्ड ने गलत नहीं लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, लेकिन उनका आधार दूसरा है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, एक तो पहला, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। दूसरा, पहले ट्रिब्यूनल के माध्यम से समाधान किया जाए इसका। अगर ट्रिब्यूनल के माध्यम से कोई भी है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एक तो मौलिक अधिकार, एक संविधान की व्याख्या, क्या ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया मौलिक अधिकार को देखा गया या एक्ट को देखा गया, इसी के आधार पर निर्णय दे सकता है। तब तक सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जल विवाद को लेकर नहीं जा सकते। जैसे अभी कर्नाटक में कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु कर्नाटक राज्य विवाद को लेकर ट्रिब्यूनल में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को वैध माना कि ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय कर्नाटक और कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका समझाई। अब अपन पढ़ते हैं सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सतलज नदी के बारे में भी आया हुआ है, ताकि अपना कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं हुआ है ना। तो अपन पढ़ते हैं सतलज नदी के बारे में, याद रखना ये बात है। सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। अब चल तो सतलज नदी, देखो सतलज नदी की सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, याद रखना। क्या है? क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी याद रखना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, पहला पॉइंट। ये मानसरोवर के झील मानसरोवर के झील के निकट राका स्रोत में तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील की राका क्षेत्र वहाँ से निकलती है सतलज नदी। ये भारत में प्रवेश करती है, कहाँ पे? शिपकिला दरा, है ना, हिमाचल प्रदेश के आसपास प्रवेश करती है। पंजाब और पाकिस्तान में होते हुए सिंधु में मिल जाती है। अब आगे चलते हैं, भाखड़ा नागल बांध के बारे में पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बिलासपुर हिमाचल में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। 1963 में बना था, गुरुत्वाकर्षण की बोध पे है और 256 मीटर ऊंचाई पर है। भारत में सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। अब है भाखड़ा नागल ब्यास नदी है, भाखड़ा सतलज नदी पे, आपको पहले ही पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इंदिरा नहर बारे में। इंदिरा नहर जो हरिके बैराज से निकलती है अपने राजस्थान के टॉपिक में संदर्भ में, ठीक है ना। इंदिरा नदी भारत की सबसे लंबी है। क्या है? ये भारत की सबसे लंबी नदी है इंदिरा नहर, 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर है। हरिके बैराज से सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है हरिके बैराज। राजस्थान में शुष्क इलाका बीकानेर, गंगानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिंचाई हेतु पानी के लिए काफ़ी उपलब्ध करवाती है।
अब मान लो, याद रखना, इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। भाखड़ा बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, हरिके बैराज सतलज व्यास का संगम स्थान पर है जहाँ से इंदिरा नहर निकलती है, हरिके बैराज है। सतलज नदी सिंधु प्रणाली की एकमात्र नदी है जो भारत पाकिस्तान से जाती है, भारत से पाकिस्तान जाती है। सिंधु नदी एशिया की सबसे प्राचीन प्रमुख नदी है, वहाँ पे सिंधु घाटी, पता ही ये सहायक नदी है। कौन कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है ना? सिंधु नदी की सहायक नदी बताओ। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, श्योक, गिलगट, जास्कर, हुंजा। कहीं पूछ ले आपको, पिछली बार कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियाँ पूछी, इसलिए सिंधु नदी की पूछ ले तो आपको याद रखना कौन कौन सी। झेलम है ना, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है ना, आगे और श्योक और गिलगिट, क्या है, गिलगिट है, जास्कर है ना, और हुनुजा, क्या है, हुनुजा। ये इसकी सहायक नदियों में ये हैं। आगे चलते हैं, इनकी सिंधु नदी के बारे में याद करते हैं। सिंधु नदी लगभग कितनी किलोमीटर है, ये मानसरोवर जो लगभग कितने किलोमीटर है, याद रखना सिंधु नदी के बारे में। ये 3180 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत के अंदर है और ये पाकिस्तान की जीवन रेखा बोलते हैं। इसी को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है भारत में। पहलगाम जो अटक हुआ था तो 1960 के तहत हुआ था, उसी के संदर्भ में अस्थायी रूप से रोक लगा दी, समझौते को रद्द कर दिया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अब नदियों का पानी पाकिस्तान में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 80% पानी उनके पास जाता है। फिर भी उन्होंने भारत के प्रति इस तरह, तो भारत ने अभी इस समझौते को रोका। 3 पार्टी के बीच में, भारत, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के बीच में हुआ। अब आगे ये आपको पढ़ना है यूरोप की नदी में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर होमी जागिर बाबा के संदर्भ में आया था, इसीलिए मैंने PDF एक्स्ट्रा दी। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ना। यूरोप के अंदर कौन कौन से पर्वत है, ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह कोई से मरुस्थलीय पूछ ले या कोई पर्वत पूछ ले तो आपको एग्जामिनर में कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन। आगे अपन एक है जो कावेरी और गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं कि इस बार प्रश्न इसलिए बन सकता है क्योंकि वो बेसिक प्रश्न है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में। क्या पढ़ते हैं? कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी क्या कहती है? कावेरी नदी का उद्गम बर्मागिरी पहाड़ियों के वेस्टर्न घाट से निकलती है और पश्चिमी से पूर्व की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी के तमिलनाडु कर्नाटक राज्य में जाती है। इसकी हेमावती सहायक नदी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ है ना, और भवानी और अमरावती जैसी सहायक नदियाँ मिलती है। इसके ऊपर जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपको सहायक नदियाँ याद है, बर्मागिरी पहाड़ियों से पश्चिमी घाट से निकलती है, कर्नाटक कहाँ से, बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, कर्नाटक तमिलनाडु पहाड़ियों से पश्चिमी से पूर्व की ओर। हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, भवानी, अमरावती इसकी सहायक नदियाँ हैं और शिव समुद्रम जलप्रपात के बोलते हैं। और इसी को कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कही जाती है। और कावेरी जल विवाद निपटारा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको वैध माना था, ट्रिब्यूनल का फैसला को, इनको दोनों को मना किया, राज्य को। अब है गोदावरी नदी, इसको तो भारत दक्षिणी भारतीय गंगा बोलते हैं कावेरी को, और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिणी गंगा बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। और ये त्रिम्बकेश्वर, गोदावरी कहाँ से है? त्रिम्बकेश्वर है ना गोदावरी। गोदावरी के बारे में याद रखना, ये है त्रिम्बकेश्वर। क्या है? त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर नासिक जिले के महाराष्ट्र निकलती हैं। इनकी ऊंचाई है, इनकी लगभग लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ऐसे है ना, तो आपको याद रखना। फिर है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये महाराष्ट्र, गोदावरी महाराष्ट्र है ना, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के माध्यम में राज्यों में बहती है। सहायक नदियाँ इनकी कौन सी है? सहायक नदियाँ में देख लो, इंद्रावती, क्या है? इंद्रावती, और प्राणहिता, मंजीरा और सबरी। कौन कौन सी? प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और साबरी। ये आप याद रखना। गोदावरी की नदी कुंभ मेले का आयोजन नासिक में गोदावरी किनारे पे होता है। कुंभ मेले का जो नासिक में आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है? गोदावरी में। ये तो दक्षिणी गंगा बोलते हैं और इनकी बंगाल खाड़ी में निकलता है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, साबरी। इसी तरह अपन आज बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए एक साथ, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल। जुड़े रहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको रिवीजन के रूप में डेली सुनते रहिए। मैं कह रहा हूँ बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एडिटोरियल के अलावा बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कानों में सुनी सुनाई बातें सीधी जाके आप लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।